नमस्कार। द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज कक्षा 10 के बिहार बोर्ड का जो संस्कृत है उसके व्याकरण पाठ की चर्चा करने वाला हूं। जहां तक जो बिहार बोर्ड के जो प्रश्नोत्तर आते हैं, चाहे जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 60 से 62 नंबर का यानी कि फर्स्ट डिवीजन मार्क्स संस्कृत व्याकरण से होते हैं। तो आज संस्कृत के व्याकरण की चर्चा करना है। उसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा उच्चारण स्थान, यानी विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। संस्कृत व्याकरण में अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण में पहले बता दूं 60 से 62 नंबर का प्रश्न जो है वह संस्कृत व्याकरण से पूछे जाते हैं और 38 से 40 नंबर के प्रश्न वो संस्कृत के बुक से पूछे जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दिया जाए तो फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स यहीं से हैं। अब इसमें देखा जाए कि जब हम व्याकरण की संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला देखिए कि एक सूत्र है, इसमें हम विभिन्न सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान विभिन्न वर्णों के पढ़ेंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसका अर्थ क्या हुआ? अ मतलब अ और आ, कु मतलब कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ ङ 5 वर्ग। इसके बाद विसर्ज, उससे भी पहले ह है, कु के बाद ह है, तो ह यानी अ मतलब और आ, कु मतलब कवर्ग, ह मतलब ह और विसर्ज मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये लिखा हुआ है अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इस सूत्र से अकुह विसर्जनीया नाम कंठ के सूत्र से हमें पता चला किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो वह है अ आ कवर्ग यानी कवर्ग के 5 वर्ण क ख ग घ ङ, इसके बाद ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला सूत्र है हमारे पास वो है इचु यशानां तालु। इचु यशानां तालु। जब इचु, इचु से पहले ई, तो ई की बात करते हैं तो दोनों ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों, तो ह्रस्व ई दीर्घ ई, चु से चवर्ग, इसके बाद य और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई चवर्ग यानी च छ ज झ य। इसके बाद है य और श, तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है। अगला सूत्र है हमारे पास वो है उपधमानियानामोष्ठो। उपधमानियानामोष्ठो, उप में उ है पहले लगा हुआ, तो उ तो दोनों उ हो जाएगा, ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों। उसके बाद पु, पु से पवर्ग। उसके बाद से एक चीज और भी होता है उपधमानीय होता है, प और फ का विशेष रूप है उपधमानीय, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो मुख्य रूप से पूछा जाता है यही सब चीज, इसलिए उपधमानीय यहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ पर पहले हम उ के बारे में लिखे, तो ह्रस्व उ दीर्घ उ, उसके बाद पु में है पवर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे प ओठ सट रहा है, प फ ब भ म, उ ओठ की बात हो रही है। इसके बाद है ऋटु रसा नाम मूर्धा। ऋटु तो री में दोनों चीज चलाता है, जैसे ऋषि लिखते हैं तो उसमें जो री होता है उसी की बात कही गई है। तो ऋटु तो उसमें री में दोनों री, ह्रस्व री और दीर्घ री, ये है ह्रस्व री, ये है दीर्घ री। उसके बाद टू, टू से टवर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ न। उसके बाद र और इसको कहते हैं मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला सूत्र है लृतु लसा नाम दंता। लृ, इसके बाद तू से तवर्ग त थ द ध न, उसके बाद ल और दंत्य स का उच्चारण स्थान दांत है। ल दांत, त थ द ध न, इसका ल स स सारी, सारी सादगी,
में दांत का उच्चारण होता है। जिस स्व के उच्चारण में दांत का प्रयोग हो उसे दंत्य स्व कहते हैं। तो इसलिए लिरी, तवर्ग, ल और स्व का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए ये सारे वर्ण दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं और ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। अब है अगला सूत्र ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों के संयोग से होता है, इसलिए देखिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ और तालु है। अब अगला सूत्र देखेंगे वो है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है। ओ जब बोलते हैं तो ओठ भी और कंठ से आवाज आती है, तो इसलिए ओठ और कंठ दोनों, तो इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अब है वकारस्य दंत्योष्ठम। वकारस्य वो दांत और ओठ दोनों का यहाँ पर जो है सहयोग है, दोनों की मदद से बोला जाता है। देखिए वकारस्य दंत्योष्ठम, वो का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। अब है अगला सूत्र वकारस्य दंत्योष्ठम के बाद अगला सूत्र है यमं ननानां नासिका च। यमं ननानां नासिका च, यानी 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ण मतलब 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों में 5 वर्ण होते हैं, यानी कुल 25 वर्ण। तो पांचों वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका से यानी नाक के सहयोग से भी होता है, इसलिए इसको कहते हैं नासिका। तो जरा से ध्यान दिया जाए, यमं ननानां नासिका च, यानी य, म, ङ, न और न का उच्चारण स्थान नासिका है। अब 5 वर्गों की मैंने बात किया यहाँ पर, तो 5 वर्ग कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि संस्कृत व्याकरण में या हिंदी व्याकरण में कितने वर्ग, तो वर्ग 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण? 5 वर्ग, तो इसके पांचों वर्गों के कुल कितने वर्ण हुए? 25 वर्ण हुए। तो क वर्ग के क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग के च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग के त, थ, द, ध, न, प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। अब यहां से देखिए क से शुरुआत हुआ, क वर्ग प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण क और पंचम वर्ग का पंचम वर्ण म। क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण हैं इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं, यानी ये वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्पर्श वर्णों की संख्या कितने? तो 25। वर्ग कितने? 5। और एक चीज और भी बता दूं, स्वर की संख्या भी पूछी जाती है। तो हिंदी व्याकरण में स्वर कितने और संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने? तो हिंदी व्याकरण में स्वर 11 है और संस्कृत व्याकरण में जो स्वर है वो 13 है। तो संस्कृत व्याकरण के जो स्वर है, संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और हिंदी व्याकरण में ये दीर्घ री और लिरी हट जाता है, बाकी के 11 रहते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो कितने होते हैं? 11। और संस्कृत व्याकरण में 13 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं उच्चारण स्थान से, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। बहुत कम मेहनत में संस्कृत व्याकरण में बहुत अधिक से अधिक मार्क्स, सारे सब्जेक्ट की तुलना में संस्कृत में सबसे कम मेहनत और सबसे अधिक मार्क्स आते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि संस्कृत व्याकरण में 60 से 62 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण पार्ट से। इसको नोट किया जाए।